बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स का फर्स्ट ईयर का हमारा टॉपिक जो है ना वो चल रहे हैं, उसमें आज हम मोमेंटम का टॉपिक जो है ना वो करेंगे और साथ आगे जो भी हमारे साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन है मोमेंटम का टॉपिक, दैन उसके बाद इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन, ये सारे टॉपिक जो है ना वो हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। मोमेंटम हम 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। मोमेंटम क्या होता है? किसी भी बॉडी का प्रोडक्ट ऑफ मैथ इनटू वेलोसिटी, यानी एक बॉडी है जिसका एक स्पेसिफिक मैथ है और वो एक वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो हम कहेंगे कि दिस बॉडी हैज गेन अ सर्टेन मोमेंटम। सो न्यूटन रेफर टू द प्रॉपर्टी एज द मोमेंटम, अ वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मैथ एंड द वेलोसिटी। और ये पी का से रिप्रेजेंट होती है और इस एक्सप्रेशन में वी वेलोसिटी है, मी मैथ, एम मैथ है। और लीनियर मोमेंटम इज देयर फॉर अ वेक्टर क्वांटिटी है द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। इसका ऐसा यूनिट जो है ना वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है और इसको हम न्यूटन सेकंड के साथ भी रिप्रेजेंट करवा देते हैं। ऊपर अगर आप देखें कि जी अगर एक ऑब्जेक्ट है वो फास्टर मूव कर रहा है तो उसकी फास्टर उसका मोमेंटम ग्रेटर होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो वो कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम भी कम होगा। तो मोमेंटम डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों के ऊपर। अगर बॉडी का मास ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, अगर बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है तब भी मोमेंटम ज़्यादा होगा। मोमेंटम का जो हमने ना सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है उससे हम जरा उसको अंडरस्टैंड करेंगे। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी। एक बॉडी है जो कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही है। उसके ऊपर हमने सपोज एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट आफ्टर टाइम टी। कुछ देर के बाद ना उसके ऊपर एक फोर्स लगी और वो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। और जाहिर सी बात है जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन है ना वो इस फार्मूले के जरिए एज वी नो वी एफ माइनस वी ए ओवर टी। अब न्यूटन ये इसको आप ज़रा ध्यान में रखिए। अब न्यूटन का सेकंड लॉ जो है ना वो क्या होता है? न्यूटन का सेकंड लॉ जो है ना वो असल में तो एफ इज इक्वल टू एम में है, लेकिन यहाँ से उन्होंने एक्सेलरेशन निकाल ली। अब इक्वेट दोनों इक्वेशन को ना इक्वेट कर लो, यानी यहाँ पर अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो हमारे पास एफ ओवर एम इक्वल टू, यानी इन दोनों के एक ए सेम है तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर होगी तो राइट राइट भी बराबर हो जाएगी। हम दोनों को इक्वल कर दिया। यहाँ से ये टी से मल्टीप्लाई हो गया तो ये एम वी एफ माइनस एम वी आई आ गया। वेयर एम वी आई द इनिशियल मोमेंटम है और एम वी एफ द फाइनल मोमेंटम है। ये जो हमारे पास एफ इंटू टी है ना, ये जो छोटी सी एक टर्म हमारे पास आई है, इसको ना मोमेंटम, इसको हम इम्पल्स बोलते हैं। समटाइम ये इम्पल्स क्या है? दिस इक्वेशन शो द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम टी। The this form of second law is more general than F is equal to ma because it can easily be extended to account for changes as the body accelerates when its mass also changes। वो कहते हैं जब ये वाली जो इक्वेशन है ना ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि जब बॉडी का मास चेंज होता रहता है ना तो इसके साथ जो है ना वो बॉडी की जो है मोमेंटम भी चेंज होता है और बॉडी की वेलोसिटी भी चेंज होती है। तो इसके अंदर ये ज़्यादा बेहतर है, कंप्रीहेंसिव है। और रॉकेट एक्सेलरेट इट लॉसेस मैथ। देखे ना, अब जब रॉकेट एक्सेलरेट करता है शुरू के अंदर उसका पेट्रोल है 10,000 kg, ऐसा ऐसा वो बर्न होता जाएगा तो उसका मैस कम होता जाएगा। तो तब अगर हमने मोमेंटम फाइंड करना है तो तब हमारे लिए ये फार्मूला जो है ना ये बेस्ट है। सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैन ऑल्सो बी स्टेड इन टर्म ऑफ द मोमेंटम एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी आपने फोर्स अप्लाई की है बॉडी पर तो मोमेंटम चेंज हो गया विद रिस्पेक्ट टू टी। अब आ जाइए इम्पल्स के ऊपर। मैंने इम्पल्स का टॉपिक जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब आप समझिए इम्पल्स असल में है क्या चीज़। सम टाइम देखें, अगर एक बॉडी है जिसका एक मैस है, एक वेलोसिटी है और हमने और एक सर्टेन टाइम भी इन्वॉल्व है बीच में, तो हम मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं। बट अगर जो फोर्स अप्लाई की गई है बॉडी के ऊपर वो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हो, तब हमारे लिए मोमेंटम फाइंड करना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, अगर एक फास्ट बॉलर ने फास्ट बॉल करवाई और बैट्समैन ने फ़ौरन जो है ना वो उसको सिक्सर लगा दिया, तो बैट का और बॉल का कॉन्टैक्ट जो है ना वो मतलब सेकंड के भी किसी फ्रैक्शन के अंदर है, तो छोटा टाइम है, तो मोमेंटम कैलकुलेट करना मुश्किल था। सो समटाइम वी विश टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम टू द केसेस वेयर द अप्लाइड फोर्स इज नॉट कॉन्स्टेंट इट फैक्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। यानी देखिए ना, जब बॉल बैट से टकराया होगा और जब बैट ने उसको हिट किया होगा तो ये चेंजेस आ रही हैं, यानी फोर्स कांस्टेंट नहीं थी, फोर्स जो है ना वो चेंज हुई है। तो अब हमने यहाँ पर फाइंड करना है व्हेन अ बॉल हिट द क्रिकेट बॉल द फोर्स सर्टनली वेरीज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट ड्यूरिंग द कोलिजन। यानी जब गेंद टकराया और जब बैट्समैन ने हिट किया तो फोर्स चेंज हुई है।
In such cases, it is more convenient to deal with the product of force and the time t instead of either quantity alone. यानी उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा बेहतर है कि हम फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे ना, तो हमारे पास जो है ना इजीली मोमेंटम निकल आएगा. उसको उन्होंने इम्पल्स का नाम दिया है. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये आपने लाजमी करनी है. यानी हमने सिर्फ क्या किया है कि अगर मैंने मोमेंटम फाइंड करना है या फोर्स को फाइंड करना है, उस फोर्स को जो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है और बहुत शॉर्टर पीरियड के लिए है, तो हम टाइम को साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं. तो ये हमारे पास जो है ना वो टॉपिक डन हो गया. अब आ जाता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये हम 9th क्लास की फिजिक्स के अंदर आप लोग पढ़ चुके हुए हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये याद रखिए, ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड जहाँ पर कोई प्रेशर, कोई टेम्परेचर, कोई अदर जो फैक्टर है ना वो इन्वॉल्व नहीं होता. आइसोलेटेड सिस्टम इज द सिस्टम वेयर नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट. So the molecule can collide with one another because of the random motion, but being enclosed by the glass vessels, no external agency can exert a force on them. वो कहते हैं अगर कोई ऐसा एक्सटर्नल सिस्टम, ऐसा सिस्टम है आइसोलेटेड कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, तो वहाँ पर हमने देखना कि बॉडीज़ का मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या रहता है. वो कहते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम है और दो स्मूथ हार्ड इंटरेक्टिंग बॉल्स हैं M1 और V1. M1 की वेलोसिटी V1 है, M2 की वेलोसिटी V2 है. दोनों जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर. M1 जो है ना उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है M2 से. क्यों? बिकॉज M1 ट्राइंग टू अप्रोच M2. सो M1 की जो वेलोसिटी है ना वो ग्रेटर देन M2 से अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी. Both the ball collide after a collision. Ball of M1 move with a velocity V1 naught and M2 move with a velocity V2 naught in the same direction. ये टकरा गए. टकराने के बाद क्या हुआ? अच्छा टकराए तो ना शुरू में इसने इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट की, इसने इसके ऊपर, बट दोनों की फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर थी. इनकी वेलोसिटी टकराने के बाद V1 नॉट और V2 नॉट होगी. इसको प्राइम भी बोलते हैं जो ऊपर स्लैश. अब ये दोनों फिर सेम मूवमेंट में कर. अब वो कहते हैं जो इनकी टकराने से पहले मोमेंटम था और टकराने के बाद, वो ज़रा कैलकुलेट कर दें. एज वी नो आइसोलेटेड सिस्टम है तो मोमेंटम तो कंजर्व रहना ही रहना है. तो ये मेरे पास आ गया M1 का. यानी आप मोमेंटम देखें आप कि ये हम इसको इधर से क्यों लेकर आ रहे हैं, F/T M1 V1 नोट माइनस M1 V1. सिमिलरली द बॉल ऑफ मैस M2 वी हैव F/T M2 V2 नोट माइनस M2 V1. यानी ये हमने जब हमने मोमेंटम फाइंड करते हैं ना तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं. तो फाइनल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन वाला, इनिशियल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन वाला. और ये F/T हमने क्यों फाइंड की, क्यों लगाया? चूँकि बड़ी शॉर्टर इंटरवल के अंदर जो है ना वो फोर्स चेंज हुई है. जब वो टकराया, टकराने के बाद फिर मोशन करने लग गए हैं. तो यहाँ पर जो F नोट आया ना वो पता क्यों आया? चूँकि फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट थी. अकॉर्डिंग टू द डीज एक्सप्रेशन हमने इन दोनों को क्या कर लिया, सेम जमा किया इन दोनों को. ये T कॉमन चला गया, यहाँ पर भी इन दोनों को ऐड कर दिया. सिंस द फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, अब ये दोनों फोर्सेज क्या थी आपस में, इक्वल बट ऑपोजिट, तो ये क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी. तो ये जीरो हो जाएगा यहाँ पर. तो ये अब हम क्या करेंगे, इन अदर वर्ड चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल एंड द सेकंड बॉल इज जीरो. यानी मोमेंटम इनका सेम रहा है. क्योंकि मोमेंटम जीरो आने का मतलब है चेंज नहीं हुआ. सो हम इसको या इस तरह हम इसको अरेंज पता कैसे करेंगे. यानी M1 V1 ये वाला और ये वाला, ये इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा और ये इधर उधर जाकर ना नेगेटिव हो जाएगा. ये वाला ये देखे ना, ये बिफोर कोलिजन वाले और आफ्टर कोलिजन वाले जो है ना उन्होंने सेपरेट कर लिए ना. M1 V1 ये वाला किधर गया है, M1 और V1 और M2 और V2, ये दोनों पॉजिटिव हो गए हैं और वो दोनों पॉजिटिव, यानी कि हमने इनकी जगहों को शिफ्ट कर दिए. तो ये मेरे पास जो है ना ये आ गया बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन. M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 V1 नोट प्लस M2 V2 नोट, विच मीन द टोटल इनिशियल मोमेंटम जो है ना वो इक्वल है द टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. कॉन्सिक्वेंटली नतीजतन क्या हुआ, जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है ना, जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो रिमेन इन जीरो रहेगा. सो द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट. यही सारा कुछ हमारे पास जो है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग का क्वेश्चन है, ये आ सकता है, इसको आप लोगों ने लाजमी करना है. अब मैं आपको इसके साथ जो है ना एक टॉपिक है इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन, ये मैं इसको डेफिनेशन के तौर पे करवाऊंगा शॉर्ट, बट जो इसके आगे केसेस है ना इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और ये लॉन्ग में आ जाते होते हैं. वो कहता है इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है. देखिए अगर तो बॉडी टकराई है
दो बॉडीज़ टकराई हैं और उनका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रही है, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी यूज़ नहीं हुई है टकराने के बाद भी, जो कि आइडियल सिस्टम है, जो कि रियलिस्टिक सिस्टम नहीं है। टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी लॉस करती है। व्हेन अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप ऑन अ फ्लोर वर्टिकली इट मे नॉट रीबाउंड टू इट्स इनिशियल हाइट, इट इज़ बिकॉज अ पोर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस। वो कहते हैं आपने टेनिस बॉल पकड़ा, आपने छोड़ा उसको हाथ से, वो दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पर नहीं आता, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से और मूवमेंट की वजह से। अच्छा ठीक है। Partially due to friction as the molecule in the ball move past one another when the ball distort the partly due to its change into heat and the sound energy. Similarly, in the case when two tennis balls collide with certain velocity, their kinetic energy may be less than in a total kinetic energy. A collision in which the kinetic energy of the system is not conserved, इसको कहते हैं inelastic collision, कि जब उसकी एनर्जी जो है ना वो लॉस कर जाए। अंडर सर्टन कंडीशन नो काइनेटिक एनर्जी लॉस इन अ कोलिजन और इम्पैक्ट ऑन हीटिंग द फ्लोर, सच टाइप ऑफ कोलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक कोलिजन। वो कहते हैं ऐसी कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहे, लॉस ना करे। इसके लिए पता वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं हार्ड बॉल पकड़ें, ये इसकी एग्जांपल है, और आप हार्ड बॉल को ना मार्बल फ्लोर के ऊपर फेंकें तो वो मार्बल फ्लोर पर गिर के ना थोड़ा सा रीबाउंस करेगा, इट रीबाउंड वेरी नियरली इनिशियल हाइट, वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो अपनी वो, इसका मतलब है कि वो अपनी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना वो लॉस नहीं करेगा, क्योंकि वो नीचे टकराकर ऊपर आया ही नहीं है। इट इज़ टू बी नोटेड द मोमेंटम एंड द टोटल एनर्जी आर कंजर्व इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन, द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व ओनली इफ द इलास्टिक इज कोलिजन। वो कहते हैं कि हर, ये देखे ना आइडियल कंडीशन में, वही तो बता रहा हूँ आपको, आइडियल कंडीशन है कि एनर्जी कंजर्व रहे ही ना। तो ये अब हमारे पास यहाँ तक टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और इन इलास्टिक कोलिजन जो है ना वो वन डायमेंशन। हमारे पास ये केसेस हैं, 3-4 केसेस हैं। इंशाल्लाह ताला इनको, ये लॉन्ग टॉपिक बनते हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेपरेट कर देंगे ताकि एक अलहदा टॉपिक से जो है ना वो वीडियो का टाइटल बन जाए, तो आप लोगों के पास वो अवेलेबिलिटी शो हो जाए। और बाकी इंशाल्लाह भी हम न्यूमेरिकल्स वगैरह भी ख़त्म करेंगे इसके। तो इंशाल्लाह ये विद इन द 2 से 3 मंथ जो है ना आपके पास सिलेबस आपके हाथों में होगा। बस आप साथ साथ तैयार करते रहें, हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।